हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम नर्सिंग। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ल्यूकेमिया के बारे में, जिसको हम ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। ठीक है, ल्यूकेमिया को क्या बोलते हैं अपन? ब्लड कैंसर। ठीक है, जिसका हम मतलब समझेंगे, इसमें हम समझेंगे कि ल्यूकेमिया गाइस क्या होता है, कितने टाइप का होता है ल्यूकेमिया, और गाइस ल्यूकेमिया के कोजेस क्या होते हैं, और उसके रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं जो ल्यूकेमिया को क्या करते हैं, ल्यूकेमिया को मतलब डेवलप करने का काम करते हैं। ठीक है, फिर है क्या ल्यूकेमिया के पेशेंट में कौन कौन से ऐसे साइन एंड सिम्टम है जो हमें देखने को मिलते हैं, और इसका ल्यूकेमिया को कैसे डायग्नोस किया जाता है, और इसका क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है पेशेंट को, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में ये ल्यूकेमिया के बारे में पूरा जो डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से ऐसे उसके कॉजेज़ वगैरह होते हैं, इसके रिस्क फैक्टर होते हैं, साइन एंड सिम्टम होता है, और क्या ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, सो बने रहिए आज के वीडियो में हमारे साथ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ल्यूकेमिया को अपन क्या बोलते हैं? ब्लड कैंसर भी बोला जाता है। ठीक है, ल्यूकेमिया को अपन किस नाम से और जानते हैं? ब्लड कैंसर। ठीक है, ल्यूकेमिया इज़ अ मैलिग्नेंट डिसऑर्डर। ल्यूकेमिया क्या एक तरह से मैलिग्नेंट डिसऑर्डर है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इन्वॉल्व होता है बोन मैरो और ब्लड सिस्टम। ठीक है, बोन मैरो होती है, वो इन्वॉल्व होती है एक तो, और एक ब्लड सिस्टम पूरा इस इन्वॉल्व होता है। अपन ल्यूकेमिया को मैलिग्नेंट डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं, या फिर हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं, क्योंकि हेमेटोलॉजिकल मीन्स ब्लड हो गया। ठीक है, ल्यूकेमिया कहाँ से डिराइव हुआ था? ल्यूकेमिया डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ल्यूकेमिया, जिसका मीन्स होता है ल्यूक का मीन्स होता है अबनॉर्मल, मतलब इसमें हाई WBC या फिर वाइट ब्लड सेल। ल्यूकेमिया का अर्थ मतलब मीनिंग होता है वाइट ब्लड सेल, और ईमिया का मीन्स होता है ब्लड। ठीक है, आया समझ में? किसका कैंसर है ये? ब्लड का कैंसर है ल्यूकेमिया, और इसका डिराइव हुआ था ग्रीक वर्ड से लुक, और लुक मीन्स होता है वाइट ब्लड सेल, और ईमिया मीन्स होता है ब्लड। ठीक है, फिर अपन मेलिग्नेंट डिसऑर्डर है, बोन मैरो इन्वॉल्व होती है और ब्लड सिस्टम इन्वॉल्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। ल्यूकेमिया रिजल्ट इन द अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ अबनॉर्मल ल्यूकेमिक वाइट ब्लड सेल इन द बोन मैरो। इसमें क्या होता है? ल्यूकेमिया क्या होता है? अनकंट्रोल ग्रोथ होती है। किसकी ग्रोथ होती है? वाइट ब्लड सेल की। जो अपने ब्लड में जो वाइट ब्लड सेल प्रेजेंट होती है बोन मैरो के अंदर, उसमें क्या होने लग जाती है? अब नॉर्मल ग्रोथ होने लग जाती है, या फिर अनकंट्रोल ग्रोथ, बहुत हाई अमाउंट में WBC का क्या होने लग जाता है? प्रोडक्शन होने लग जाता है। ठीक है, हाई जो अमाउंट में होगा, पर वो क्या एक तरह से WBC जो होगी वो इमेच्योर रहेगी, मेच्योर नहीं होगी, क्योंकि मेच्योर होने के बाद तो पूरी WBC बन जाती। तो इसमें क्या होगा? कैंसर की स्टेज में, कैंसर में, ल्यूकेमिया में जो अनकंट्रोल ग्रोथ होगी और अबनॉर्मल ग्रोथ होगी वाइट ब्लड सेल की, और बहुत हाई अमाउंट में और इमेच्योर स्टेजेस में होगी। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट पढ़ते हैं। देयर इज़ ए इनएडिक्वेट स्पेस इन बोन मैरो। क्या होता है? इनएडिक्वेट स्पेस इन बोन मैरो फॉर नॉर्मल ब्लड प्रोडक्शन अकर। ठीक है, इसमें क्या होने लगा? जो अबनॉर्मल ग्रोथ हो रही थी WBC की, ठीक है, अबनॉर्मल ग्रोथ होगी WBC की, तो वहाँ पे क्या होने लग जाएगा? स्पेस कम होने लग, जैसे बोन मैरो है, अगर इसमें WBC ज़्यादा होने लग गई तो नॉर्मल जो RBC हो गई, प्लेटलेट्स हो गया, इनको भी एडिक्वेट स्पेस चाहिए होता है अपने नॉर्मल वे में प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, तो ये अगर WBC ज़्यादा हो जाएगी तो इसमें उससे क्या होगा? जो इनएडिक्वेट स्पेस नहीं मिल पाएगा नॉर्मल ब्लड का प्रोडक्शन होने के लिए। ठीक है, आया समझ में? फिर इसमें इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे अपन। जैसे ये नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल स्टेज में क्या होता है? इसमें न्यूट्रोफिल्स भी है, RBC भी है, प्लेटलेट्स भी है। ठीक है, प्लेटलेट्स भी है, और ये WBC है। ठीक है, एक नॉर्मल अपन सेल का स्ट्रक्चर दे रखे तो नॉर्मल मोनोसाइट वगैरह सब चीज़ें नॉर्मल वे में है, प्रोडक्शन हो रहा है, ये मेच्योर RBC है। ठीक है, पर ल्यूकेमिया की कंडीशन में क्या होता है? जो ये क्या होने लग जाती है? जो वाइट ब्लड सेल, इनका बहुत हाई अमाउंट में अबनॉर्मल ग्रोथ होने लग जाएगी, या फिर अनकंट्रोल ग्रोथ होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है? ये स्पेस नहीं मिल पाता है इनको, RBC को, या फिर अदर जो नॉर्मल ब्लड प्रोडक्ट हैं उनको, उनका प्रोडक्शन होने में, ठीक है, बनने में। ठीक है,
फिर ये देखा नॉर्मल ब्लड ल्यूकेमिया की कंडीशन में नॉर्मल ब्लड। फिर अपन देखते हैं लैक ऑफ नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज। ठीक है, ल्यूकेमिया की कंडीशन में क्या क्या होता है, लैक ऑफ नॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स। इसमें क्या होता है, जो लैक होने कमी होने लग जाती है नॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स की। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत हाई रिस्क में वाइट ब्लड सेल्स तो क्या हो रही, इंक्रीज हो रही थी, पर वो किस स्टेज में थी, अब नॉर्मल स्टेज में थी। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, जो नॉर्मल वाइट ब्लड सेल है उनकी कमी होने लग जाती है। अब नॉर्मल जो वाइट ब्लड सेल्स है उनका तो अमाउंट इंक्रीज होने लग जाता है, पर जो नॉर्मल कंडीशन में जो नॉर्मल WBC चाहिए होती है उनकी क्या होने लग जाती है, कमी होने लग जाती है, फिर वो मैच्योर नहीं हो पाती है। तो उसकी वजह से क्या होने लग, जो इन्फेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स क्या करती है, एक तरह से इम्यूनिटी का काम करती है। ये वो क्या करती है, इन्फेक्शन से फाइट करती है। तो अगर उनकी कमी हो जाएगी तो क्या होने लग जाए, जो इन्फेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। फिर आएगा सेकेंड में लैक ऑफ RBC। ठीक है, क्योंकि WBC अगर ज़्यादा होगी तो वहाँ पे क्या होगी, RBC का अमाउंट कम होने लग जाए, क्योंकि वहाँ का प्रोडक्शन का नहीं हो पाएगा उसको पूरी तरह से। तो वहाँ पे क्या होगा, RBC की कमी से क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है, फैटिक देखने को मिलेगा पेशेंट में, वीकनेस देखने को मिलेगी, एनीमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आएगा थर्ड लैक ऑफ नॉर्मल प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स की भी कमी देखने को मिलती है उसमें ल्यूकेमिया के पेशेंट में। तो वहाँ पे क्या, उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा अपने को, ब्लीडिंग के चांसेस क्या होने लग जाएंगे, ब्लीडिंग के जो चांसेस होंगे वो इंक्रीज होने लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्लेटलेट्स की कमी आएगी तो वहाँ पे क्या होंगे, जो क्लोटिंग फैक्टर वगैरह वो होंगे, वो उनका पूरा तरह से प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा वो तरह से। तो वहाँ पे क्या होने लग जाए, ब्लीडिंग के चांसेस इंक्रीज होने लग जाएंगे। ठीक है, फिर अपन थर्ड देखते हैं कि टाइप्स क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है ल्यूकेमिया का। फिर 4 क्लासिफिकेशन होता है इसमें, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया और एक्यूट लिम्फोसाइटिक और माइलोसाइटिक। इसको किसके बेस पे आइडेंटिफाई किया है, मतलब कि जो उनकी ऑनसेट के ऊपर, जैसे किसी का ऑनसेट होता है ना, क्रोनिक ऑनसेट हो गया या फिर किसी का एक्यूट ऑनसेट हो गया, तो उसको क्या किया, एक्यूट और क्रोनिक के बेस पे अपन स्प्रेड और प्रोग्रेशन के बेस पे इसको क्लासीफाई किया है। ठीक है, फर्स्ट में था क्या, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। ठीक है, लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया में क्या होता है, जो ये क्या करता है, लिम्फोसाइट अपन को फर्स्ट में तो अपन लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया क्यों बोला है, इसको ये समझेंगे, क्योंकि जो लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया क्या करता है, ठीक है, लिम्फोसाइटिक ये क्या करता है, अफेक्ट करता है जो लिम्फोइड सेल, ये जो कैंसर है ना, लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, ये क्या करता है, जो लिम्फोइड सेल होती है ना, लिम्फोइड सेल होती है बॉडी की, लिम्फोइड सेल कौन कौन सी होती है, बी लिम्फोइड सेल या फिर टी लिम्फोइड, जो क्या करती है, लिम्फोइड सेल क्या करती है, लिम्फोइड सेल का, ठीक है, लिम्फोइड सेल, ठीक है, जो क्या करती है, इम्यूनिटी को बनाती है। ठीक है, इम्यूनिटी, लिम्फोइड सेल का वर्क क्या है, ये इम्यूनिटी को बनाएगी। ठीक है, तो इम्यूनिटी को बनाती कौन कौन से सेल बनाती है, T सेल हो गई या फिर B सेल होगी। ठीक है, ये होती है लिम्फोसाइटिक में, ये सेल आती है। फिर सेकंड देखेंगे अपन माइलोसाइटिक, माइलोजिनस क्यों बोलते हैं, माइलोजिनस ल्यूकेमिया माइलोजिनस क्यों बोला गया इसको, क्योंकि ये सेल क्या करती है, माइलोजिनस, तो ये क्या करती है, एक ब्लड फॉर्मिंग सेल होती है। लिम्फोसाइटिक तो अपन ने देखा जो इम्यून सिस्टम होता है ना, उनको बनाने का काम कर रही थी। ठीक है, लिम्फेटिक टिश्यू है, और ये क्या करती है, माइलोइड सेल, ये ब्लड फॉर्म करती है, ये ब्लड को क्या बनाने का काम करती है। ठीक है, वो इम्यूनिटी को बनाती है, ये ब्लड को बनाती है। ब्लड में कौन कौन सा प्रोडक्ट हो गए, जैसे RBC हो गया, WBC हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, ये क्या करती है, किससे बनते हैं, माइलोजिनस सेल से। ठीक है, तो ये क्या करती है, माइलोजिनस सेल होती है, उसको माइलोइड सेल को अफेक्ट करती है। ठीक है, फिर इनके एक्यूट और क्रोनिक के अकॉर्डिंग देखा गया है कि एक्यूट में क्या होने लग जाता है, इमेच्योर होती है और रैपिड पेस में उसका जो मल्टीप्लाई होती है, और क्रोनिक में क्या होता है, मैच्योर होती है, पर क्या होती है कि इसमें धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे वो क्या करती है, मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, अब देखेंगे एक एक पढ़ेंगे अपन, फर्स्ट में वापस देखेंगे अपन एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। ठीक है, आया समझ में, लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया क्या होता है, जो लिम्फोब्लास्टिक जो ल्यूकेमिया होता है उसको अपन लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया भी बोल सकते हैं अपन। ये किस में देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन ये किस में होता है, चिल्ड्रन में देखने को मिलता है। ठीक है, जो लिम्फोसाइटिक जो ल्यूकेमिया होता है एक्यूट, वो किस में, चिल्ड्रन में देखने को मिलता है, पर ये क्या कभी कभी एडल्ट को भी अफेक्ट कर लेता है। ठीक है,
तो फिर इन दिस टाइप ऑफ ल्यूकेमिया इमेच्योर लिम्फोइड सेल ग्रो रेपिडली इन ब्लड सेल। तो इसमें क्या होता है, जो बहुत एक्यूट है तो इसमें क्या होना है, बहुत इमेच्योर होगी और बहुत रैपिडली क्या करने लग जाएगी, ग्रोथ करेगी, ठीक है, ब्लड में। आए समझ में। फिर नेक्स्ट देखेंगे जो एक्यूट माइलॉइड, जैसे एक्यूट लिम्फोइड होगा वैसे एक्यूट माइलॉइड भी होगा, ठीक है। माइलॉइड में क्या होने लग जाता है, ये इन्वॉल्व होता है रैपिड ग्रोथ ऑफ माइलॉइड सेल अक्कर। ये किस्मत ये चिल्ड्रन और एडल्ट दोनों में देखने को मिलता है माइलॉइड ल्यूकेमिया। फिर है क्या, थर्ड क्रोनिक लिम्फोसाइटिक। क्रोनिक में क्या होता है, उसकी स्लो ग्रोथ होने लग जाती है, ठीक है, और मेच्योर फॉर्म में आती है। तो ये क्या होती है, स्लो ग्रोविंग कैंसर होता है लिम्फोइड से, और यूजुअली किसको अफेक्ट करता है, जो 55 ईयर के जो ओल्ड एज पीपल होते हैं ना, उनको ये क्या करने लग जाता है, अफेक्ट करता है क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। फिर ठीक है, फिर अपन देखेंगे क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया, ठीक है। माइलोजिनस ल्यूकेमिया क्या होता है, क्रोनिक, ये क्या करता है, स्लो ग्रोथ होता है माइलॉइड सेल का, और प्राइमरी अफेक्ट करता है, ये क्या किसको अफेक्ट करता है, एडल्ट को अफेक्ट करता है। सबसे किसको अफेक्ट करता है, वो जो एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया किसको अफेक्ट करता है, ओनली चिल्ड्रन को, और कभी कभी क्या करता है, एडल्ट को भी अफेक्ट करता है। वैसे ही ये क्या करता है, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया क्या करता है, प्राइमरी ये क्या करता है, एडल्ट को अफेक्ट करता है। अब हम देखेंगे रिस्क फैक्टर कौन कौन सा होता है जो ल्यूकेमिया को क्या करता है, कॉज करने का काम। फिर सबसे पहला रेडिएशन। अगर हम क्या करते हैं, डेली यूज़ में अगर रेडिएशन के कांटेक्ट में आ रहे हैं, या किसी हाई जो स्पीड रेडिएशन होती है अगर उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं अपन बार बार, तो उसमें क्या होने लग, जो ल्यूकेमिया होने के चांसेस इंक्रीज होने लग जाते हैं, ठीक है। फिर आ गया एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन। एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन किसी भी जो हाई रेज जो रेडिएशन वगैरह होती है ना, जैसे हाई लेवल की, वो उसमें अगर अपन कांटेक्ट में आते हैं तो हो सकता है। इसमें एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन क्या होता है, जो जापान में जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था ना, तब उसमें क्या होता है, एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोइटेशन हुआ था। तो उसमें क्या होने लगते हैं, लोग ज़्यादा कांटेक्ट में आने लग गए थे, तो फिर उसमें ल्यूकेमिया होने के चांसेस इंक्रीज हो गए। फिर डायग्नोस्टिक एक्सरे, जो डायग्नोस करने के लिए जो एक्सरे यूज़ किए जाते हैं, एक्सरे जो रेज यूज़ की जाती है उसमें, उससे भी क्या होने लग जाता है, ल्यूकेमिया होने के चांसेस इंक्रीज होने। स्मोकिंग से भी क्या होता है, इंक्रीज होने जाते हैं ल्यूकेमिया के चांसेस। फिर आ गया एक्सपोजर टू सर्टेन केमिकल। अगर अपन बार बार किसी केमिकल के कांटेक्ट में आएंगे, सर्टेन केमिकल, तो उससे भी क्या होने लग जाएगा, चांसेस इंक्रीज होने लगे। फिर आ गया कीमोथेरेपी। अगर कोई पर्सन क्या हो जाता है, कीमोथेरेपी ले रहा है, ठीक है, अगर किसी को अदर टाइप का कैंसर है तो वो क्या कर रहा है, एक तरह से कीमोथेरेपी ले रहा है, रोज़ रोज़ क्या करने लगता है, उसका कॉन्टेक्ट में कीमोथेरेपी यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ उसमें भी क्या लग जाता है, चांसेस इनके। फिर जो क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी के अंदर क्या होता है, डाउन सिंड्रोम आता है, तो उसमें भी उनके चांसेस इंक्रीज होने लग जाएंगे। डाउन सिंड्रोम के पेशेंट में भी ल्यूकेमिया होने के चांसेस इंक्रीज हो। फिर आ गया इनहेरिटेड डिजीज़। इनहेरिटेड डिजीज़ में भी उसके क्या होने लगता है, चांसेस इंक्रीज। फिर है क्या, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, ठीक है। माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम क्या होने लग जाता है, जो बोन मेरो है ना, ठीक है, क्या होती है, बोन मेरो। बोन मेरो जो ब्लड सेल का प्रोडक्शन हो रहा होता है, वो क्या होने लग जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तब अपन उसको बोलते हैं माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। किस में होता है, बोन मेरो में जो ब्लड का जो प्रोडक्शन हो रहा था वो क्या होने लग जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। फिर है क्या, ब्लड डिसऑर्डर। कोई सा भी अगर ब्लड डिसऑर्डर हो रहा होगा, उसमें आरएच इनकम्पेटिबिलिटी हो गई, या फिर कोई सा एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी होगी, या फिर कोई सा भी ब्लड कैंसर वगैरह ये हो रहा है, तो उसमें क्या होने लग जाते हैं, कोई डिसऑर्डर है ब्लड का, तो फिर उसमें क्या होने लग जाता है, उसके ल्यूकेमिया के चांसेस इंक्रीज होने लग जाते हैं। जो मोस्ट कॉमन जो ल्यूकेमिया को अफेक्ट करता है वो कौन सा होता है, ह्यूमन टी ल्यूकेमिया वायरस टाइप फर्स्ट, ठीक है। इसमें क्या, ये जो क्या होती है, इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है ल्यूकेमिया कॉज करने का। अगर आपको कहीं भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लिया कि मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ द ल्यूकेमिया, तो अपन क्या बोल सकते हैं, एक तरह से ईटियोलॉजी अपन कॉजेज मान सकते हैं, ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस फर्स्ट। ये क्या होता है, जो मोस्ट कॉमन अफेक्ट करता है, जिसमें क्या होता है, ल्यूकेमिया होने के चांसेस, ल्यूकेमिया होता है, सॉरी चांसेस क्या, इसमें तो ये एक तरह से कोजेज है। इतनी देर से अपन क्या करते हैं, पर्टिकुलर जो रिस्पेक्टर है वो पढ़ रहे थे, तो एक तरह। फिर है क्या, फैमिली हिस्ट्री ऑफ ल्यूकेमिया। अगर आप कोई भी फैमिली मेम्बर को पास्ट में अगर किसी को, या फिर किसी फैमिली मेम्बर में अगर ल्यूकेमिया के जैसे अपने फादर या मदर को है, या फिर ग्रैंड पेरेंट को है, तो अपने को क्या होना, जो ल्यूकेमिया होने के चांसेस इंक्रीज होने लग जाते हैं। फिर अदर मेडिकल थेरेपी एंड इवेंट। अगर कोई भी मेडिकल थेरेपी वगैरह चल रही है लॉन्ग टाइम से, तो उसमें क्या होने चांसेस इंक्रीज होना। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट जो साइनम सिम्टम है ना, वो देखेंगे ल्यूकेमिया के, ठीक है। सेकेंड
फिर अब नेक्स्ट देखेंगे साइन एंड सिम्टम ऑफ ल्यूकेमिया के पेशेंट में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं, ठीक है, वो देखेंगे हम साइन एंड सिम्टम ऑफ ल्यूकेमिया। जिसमें क्या होता है, फर्स्ट में क्या होता है, जो लिम्फ नोड क्या होता है उसमें स्वेलो होने लग जाता है। जो नेक के अराउंड जो लिम्फ नोड वगैरह होते हैं ना, उसमें क्या होने लगा, स्वेलोइंग होने लग जाती है, ठीक है। और फिर आएगा अनएक्सप्लेन्ड फीवर। तो इसमें अनएक्सप्लेन्ड जो फीवर होगा, क्योंकि ना पेशेंट में क्या होता है, कंटिन्यूस क्या होगा, इन्फेक्शन होगा बॉडी में, तो उसमें क्या होता है, फाइट करने जो वाली सेल होती है लिम्फोइड सेल, उसमें अगर कैंसर हो गया तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत अनएक्सप्लेन्ड फीवर होगा। क्योंकि फीवर का जो पर्टिकुलर जो एग्जैक्ट कोज रीज़न है वो पता नहीं हो पाएगा किस वजह से हो रहा है, क्योंकि उसमें क्या होने लग जाता है, जो ल्यूकेमिया होने लग जाता है तो उसमें क्या फीवर आने लग जाता है। फिर आ गया फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन क्यों होगा, क्योंकि ना उसमें क्या होने लग जाता है, उसकी जो इम्यून सिस्टम वो क्या वीक हो जाएगा, ठीक है, उसकी वजह से क्या होने लगता है, फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन होगा। नाइट स्वेट, इसमें क्या नाइट स्वेट देखने को मिलेगा, इसको स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग होगी। फैटिक होगा, क्योंकि उसमें आरबीसी का अमाउंट डिक्रीज होगा तो फैटिक देखने को मिलेगा। वेट लॉस होगा, ठीक है, क्योंकि एक कैंसर का एक साइन भी उसमें क्या अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस भी होगा। फिर ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे जो नेक्स्ट क्या अपन देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम कौन से होंगे, इजी टू ब्लीडिंग। इसमें क्या होने लग जाए, इजी ब्लीडिंग होने लग जाए, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, प्लेटलेट्स की कमी होने लग जाती है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होना है, ब्लीडिंग के चांसेस इनकेज होने लगते हैं। फिर पर्पलिश पैचेज ऑन स्किन, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, पैचेज होने लग जाता है स्किन, क्योंकि ब्लड वेशन में क्या होने लग जाता है, उसमें जो ब्लड का उसमें क्या होने लग जाता है, प्लेटलेट्स की कमी की वजह से ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। फिर रेड स्पॉट्स ऑन स्किन, ठीक है, एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, ठीक है, डिस्कम्फर्ट और फुलनेस देखने को मिलेगी। इनलार्ज स्वेलिंग, लिम्फ नोड्स एंड लीवर। चल स्प्लीन में क्या होगा, वो इनलार्ज देखने को मिलेगा, क्योंकि एक्सेसिव इमेच्योर स्टेजेस में क्या होने लग जाए, WBC क्या होने लग जाती है, फॉर्म होने लग जाती है, उसकी वजह से क्या ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेकडाउन होने लग जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो स्प्लीन क्या होने लग जाता है, इनलार्ज होने लग जाता है। वेट लॉस होगा, नो नॉन कॉज रीज़न, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, वेट लॉस होगा। फिर पेन इन द बोन एंड जॉइंट्स और बोन में क्या होने लग जाएगा, एक तरह पेन होने लग जाएगा। फिर हेडेक होगा, कन्फ्यूज़न होगा, बैलेंस प्रॉब्लम होने लग जाएगी कोई ल्यूकेमिया के पेशेंट में। ब्लड विजन होगा, ठीक है, पेनफुल स्वेलोइंग जो नेक एंड अंडर आर्म्स, ठीक है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने लग जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, हेडेक होगा, उसको कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा, बैलेंस प्रॉब्लम, ब्लड विजन, पेनफुल स्वेलोइंग इन द नेक, अंडर आर्म्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलेगा पेशेंट में। टेस्टिकुलर पेन एंड स्वेलिंग, टेस्टिस में क्या होने लग जाता है, मेल पेशेंट होगा उसमें टेस्टिस में क्या होने लग जाता है, पेन होने लग जाता है, स्वेलोइंग होने लग जाती है, और इसमें क्या वीकनेस होने लग जाता है, और लॉस ऑफ मसल कंट्रोल, जो मसल्स जो कंट्रोल होता है वो लॉस होने लग जाता है, और सीजर भी देखने को मिल सकता है कभी कभी सीरियरिटी के पेशेंट में, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट, कौन कौन से ऐसे डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जिससे अपन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं ल्यूकेमिया है पेशेंट में। हेल्थ हिस्ट्री, पेशेंट में अपन पास्ट हिस्ट्री देखेंगे, उसकी मेडिकल हिस्ट्री कौन कौन सी, पहले की डिजीज़ वगैरह तो नहीं हुई है, पहले कहीं फैमिली में ये है चांसेस, फैमिली में कोई ल्यूकेमिया का पेशेंट तो नहीं, ये सब अपन क्या देखेंगे, हेल्थ हिस्ट्री में देखेंगे। फिर अपन फिजिकल एग्जामिनेशन में अपन क्या देखेंगे कि उसमें जॉइंट्स वगैरह में पेन तो नहीं है, या फिर इसमें बहुत फीवर तो नहीं है, उसको बार बार रिकरेंट फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, उसको फीवर वगैरह तो नहीं हो रहा, ये चीज़ अपन क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन में देखेंगे। फिर ब्लड टेस्ट में अपन क्या करेंगे, जो CBC होता है ना, उसको मेनली अपन देखेंगे, CBC का काउंट करवाएं, इसमें अगर कंप्लीट ब्लड काउंट करवाएंगे तो उसमें अपन पता चल जाएगा WBC का अमाउंट क्या होगा, इंक्रीज होना है। फिर अपन बोन मेरो बायोप्सी करवाएंगे, बोन मेरो बायोप्सी में क्या करवाएंगे, जो बोन का जो सैंपल वगैरह बोन से क्या होने लग जाता है, टिश्यू का सैंपल लिया जाता है, उसमें अपन फिर लैब वगैरह में देखेंगे, बायोप्सी करेंगे उसकी, तब अपन उसको देख सकते हैं कि इसमें ल्यूकेमिया का फाइंड आउट हो सकता है। फिर अपन स्किन बायोप्सी करेंगे, साइटोजेनेटिक टेस्ट करेंगे, ठीक है। फिर इम्यूनोफिनोटाइपिंग टेस्ट, ये भी एक तरह का टेस्ट होता है, इसमें ये भी डायग्नोस्टिक के लिए यूज़ किया जाता है। फिर जो लंबर पंक्चर करेंगे, उसमें से अपन CSF का अमाउंट देख के अपन पता लगाएंगे जो उसमें ल्यूकेमिया होने के चांस, ल्यूकेमिया तो नहीं,
फिर अपन CT स्कैन से भी देख सकते हैं उसमें WBC का। फिर MRI करेंगे अपन उसको, रेडियो न्यूक्लिक स्क्रीनिंग करेंगे जिसमें अपन पता करेंगे जो RBC वगैरह है उसका वो देखेंगे। फिर अल्ट्रासाउंड से भी अपन चेक कर सकते हैं ल्यूकेमिया, ठीक है। फिर ये हो गया डायग्नोस्टिक क्वालिटी। अब अपन देखेंगे मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। मैनेजमेंट में अपन देखेंगे, फर्स्ट देखेंगे जो कीमोथेरेपी का मेजर फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट में ल्यूकेमिया के पेशेंट में यूज़ किया जाता है। मेजर फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट जो यूज़ करते हैं वो उसको अपन किसको करते हैं, कीमोथेरेपी को। कीमोथेरेपी क्या होता है, जिसमें अपन ड्रग्स वगैरह का यूज़ करके अपन क्या करते हैं, जो कैंसर सेल होती है ना उनको क्या करते हैं, किल करने का काम करते हैं, ठीक है। द ड्रग ट्रीटमेंट यूज टू केमिकल टू किल द ल्यूकेमिया, मतलब एक कीमोथेरेपी अपन ले सकते हैं, जैसे टैबलेट्स हो गए, पिल्स हो गया, लिक्विड हो, उससे अपन क्या करते हैं, इंजेक्शन हो गया, तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, जो कैंसर सेल होती है उसको अपन डायरेक्टली किल कर सकते हैं, ठीक है। फिर ठीक है, जो इसको अपन क्या कीमोथेरेपी को अपन पिल्स फॉर्म में भी दे सकते हैं, इंजेक्टेड फॉर्म में डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हैं वेन में, ठीक है, IV थ्रू। फिर आ गया बायोलॉजिकल थेरेपी। सेकंड कौन सा होता है, जो ट्रीटमेंट मॉडलिटी में आता है, बायोलॉजिकल थेरेपी। बायोलॉजिकल थेरेपी एक तरह से क्या करती है, जो हेल्प करती है इम्यून सिस्टम को। ये क्या करती है, जो इसमें जो क्या करती है, हेल्प करती है इम्यून सिस्टम को, किसको, रिकॉग्नाइज करने में और अटैक करने में ल्यूकेमिक से। जो ल्यूकेमिक जो सेल हो रही है ना, वो ये अबनॉर्मल जो सेल हो रही है ना, उस पर क्या करती है, हेल्प करती है इम्यून सिस्टम को, ताकि वो क्या करेगा, इम्यून सिस्टम को हेल्प करेगी, वो क्या करे, पहचान करे, रिकॉग्नाइज मतलब पहचाने, अटैक करेगी ल्यूकेमिक से। जो अबनॉर्मल जो ल्यूकेमिक सेल होगी ना, उस पर क्या करेगी, अटैक करेगी, ठीक है। फिर टारगेट थेरेपी। फिर अपन थर्ड यूज़ करते हैं टारगेट थेरेपी। टारगेट थेरेपी में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं पर्टिकुलर ड्रग्स का, ताकि वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी विद इन कैंसर सेल। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ले सकते हैं इमी, जो ड्रग होती है इमिटिनिब, जो क्या करती है, वो प्रोटीन विद जो ल्यूकेमिक सेल वगैरह होती है ना, उसमें क्या करती है, प्रोटीन होता है पीपल, तो उसमें क्या करती है, ये स्टॉप कर देती है उसके एक्शन को। जैसे प्रोटीन होता है ल्यूकेमिक सेल में, तो उसके क्या करती है, एक्शन को स्टॉप कर देती है, ताकि वो क्या आगे से डिवाइड नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर अपन देखेंगे रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में क्या करते हैं, डिफरेंट रेज का और हाई एनर्जी बीम का यूज़ करके अपन क्या करते हैं, रेडिएशन थेरेपी का यूज़ करके और अदर हाई रेड बीम का यूज़ करके अपन डैमेज करेंगे ल्यूकेमिक सेल को। किसको करेंगे, ल्यूकेमिक जो सेल हो रही होती है ना, उसको अपन रेडिएशन थेरेपी में क्या करते हैं, जो हाई रेज एनर्जी होती है और एक्सरे होता है, उसका यूज़ करके ल्यूकेमिया सेल होती है उसको अपन क्या कर डैमेज कर देंगे, ठीक है। तो स्टॉप कर देगी उसकी ग्रोथ, क्योंकि अगर उसका ल्यूकेमिक सेल का जो DNA वगैरह होंगे वो भी अगर डैमेज हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो सेल की जो ग्रोथ होगी वो स्टॉप हो जाएगी। फिर है क्या, स्टीम सेल ट्रांसप्लांटेशन। स्टीम सेल ट्रांसप्लांटेशन में क्या करते हैं, जो प्रोसीजर होता है, ए प्रोसीजर इसमें रिप्लेस डिजीज बोन मेरो विद ए हेल्थी बोन मेरो। अब इसमें क्या होगा, जो स्टीम सेल ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है, रिप्लेस करते हैं जो डिजीज़ वाली जो बोन मेरो होती है ना, उसको ट्रांसप्लांट कर रहे हैं हेल्थी बोन से। जो हेल्थी बोन को वहाँ से हटा लेंगे और हेल्थी बोन को वहाँ पे प्लेस कर देंगे, जो डिजीज़ बोन मेरो उसको वहाँ से क्या करेंगे, हटा लेंगे, ठीक है। ये कब करेंगे, जब आपको स्टीम सेल ट्रांसप्लांट करने से पहले बहुत ज़्यादा हाई डोज कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन थेरेपी क्या करने लग जाएगी, दे देंगे। तब भी अगर आप क्योर नहीं हो पा रहे, तब इसमें क्या करेंगे, जो इन्फ्यूज़ करेंगे जो ब्लड फॉर्मिंग सेल होगी स्टीम सेल को, ताकि वो रीबिल्डअप कर सके बोन मेरो को, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा सपोर्टिव केयर। सपोर्टिव में केयर में क्या करेंगे, जो पेशेंट कैन बी सपोर्ट केयर बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द कैंसर। सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करेंगे, बिफोर भी प्रोवाइड करेंगे, ड्यूरिंग भी करेंगे, और आफ्टर जो कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें सपोर्ट पाएंगे। फिर सपोर्टिव केयर इज अ ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट द फाइट इन्फेक्शन। सपोर्टिव केयर इसमें क्या करेंगे, जो ट्रीटमेंट करेगा वो प्रिवेंट करता है फाइट इन्फेक्शन, ताकि इसमें फाइट कर सके। फिर अपन कंट्रोल पेन को कैसे कंट्रोल करें, उसमें अपन भी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे आपको, डाइवर्जन थेरेपी वगैरह देके उसके पेन को कंट्रोल कर सकें, मेडिसिन वगैरह देके। फिर प्रिवेंट करें अपन इन्फेक्शन से, ठीक है, और अदर सिम्टम को भी अपन कंट्रोल कर सकते हैं। टू रिलीव द साइड इफेक्ट
इसमें क्या करना है, सपोर्टिव केयर में और क्या प्रोवाइड, साइड इफेक्ट हो रहा होगा थेरेपी का, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी की वजह से, तो उसमें क्या होगा, साइड इफेक्ट को भी कम से कम हो उसके लिए रिलीव कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं पेशेंट को कि कोप अप कर सके अपनी फीलिंग से और डायग्नोस कैंसर कैन बी ब्रिंग। मतलब जैसे कोई भी कीमोथेरेपी ले रहा है पेशेंट, तो उसकी क्या होगा, जो हेयर वगैरह क्या होने लग जाएंगे, गिरने लग जाएंगे, झड़ने लग जाएंगे, ठीक है। तो उसमें उसको अपन पेशेंट को सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करें, इमोशनल सपोर्ट पाएंगे कि जैसे ही आपके कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी बंद होगी, आपके हेयर क्या होने लग जाते हैं, रीग्रोथ होने लग जाते हैं वापस, ठीक है। तो उसमें अपन पेशेंट को सपोर्टिव केयर भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ल्यूकेमिया का टॉपिक अच्छे से समझ में आया, क्योंकि ल्यूकेमिया बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पूछा जाने वाला टॉपिक है। और एमएसएन में लास्ट ईयर नहीं पूछा है, पर उसके पहले पूछा हुआ था, ठीक है। ये 2019 में भी एमएसएन में भी पूछा होता है। ल्यूकेमिया क्या होने लग जाता है, कभी कभी पीडियाट्रिक में भी पूछा जाने वाला टॉपिक है एक तरह से, ठीक है। तो आज का मेरा टॉपिक था जिसमें अपन ने पढ़ा था ल्यूकेमिया क्या होता है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स देखे थे, कॉजेज देखे थे, रिस्पेक्टर साइन एंड सिम्टम देखे थे, और डायग्नोस्टिक टेस्ट देखे थे, और मैनेजमेंट देखा था, ठीक है। आई होप मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका जो नर्सिंग मैनेजमेंट है वो भी बता दूंगी, ताकि आपको थोड़ा नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ने में सब दिक्कत ना हो, ठीक है। जिसमें इसमें डायग्नोसिस बनेंगे कि जो इसमें हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन के चांसेस होने लग जाते हैं, एनेमिक होने के चांसेस होने लग जाते हैं, ठीक है। और जो हाई रिस्क ऑफ ब्लीडिंग होने के चांसेस लग जाते हैं, क्योंकि जो बोन मैरो क्या होने लग जाती है, सप्रेस होने लग जाती है, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट होने लग जाता है, ठीक है। ये है डायग्नोसिस इसके ल्यूकेमिया के, ठीक है। आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।